नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के संदर्भ में एक नए आयाम पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा नया आयाम है लोकसभा। हमने पिछले वीडियो में राज्यसभा के संदर्भ में चर्चा की थी और राज्यसभा के संदर्भ में तमाम जो जितने भी फैक्ट थे उनके बारे में, जो प्रश्न थे, तथ्य थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोकसभा के संदर्भ में चर्चा करेंगे और लोकसभा के संदर्भ में जितने भी तमाम प्रश्न बन रहे हैं उन पर और तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लोकसभा। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा और इस लोकसभा का जो उल्लेख कर रखा है वो अनुच्छेद 81 में कर रखा है। अनुच्छेद 81 में कर रखा है, यानी इस लोकसभा का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में कर रखा है उल्लेख। अब इस लोकसभा को और किस किस नामों से जाना जाता है वो देखेंगे। इसको कहते हैं लोगों का सदन, लोगों का सदन, या इसी को कहते हैं लोगों की सभा, इसी को कहते हैं निम्न सदन, और इसी को कहते हैं अस्थायी सदन भी कहते हैं। अब इसे लोगों की सभा या लोगों का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, इन लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं। और आम चुनाव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इन उम्मीदवारों को, लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए आम जनता भाग लेती है। यानी क्या लेती है? जनता भाग लेती है। इस कारण इसमें जितने भी जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं लोकसभा में, वो डायरेक्ट जनता द्वारा, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिनको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। यानी तो वो क्या, इस कारण इसको लोगों का सदन कहते हैं या लोगों की सभा कहते हैं। अस्थायी सदन है इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका एक फिक्स कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष बाद में ये लोकसभा, ये जो सदस्य पुनः चुने जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो लोकसभा होती है अस्थायी रूप से होती है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद में सभी उम्मीदवार रिटायरमेंट हो जाते हैं, फिर नए चुने जाते हैं। और दूसरी बात हम कहें तो इस लोकसभा को राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत क्या कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति इसको समय से पूर्व भी भंग कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इस कारण इसको अस्थायी सदन कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद के तहत लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर। मंत्रिपरिषद, और याद रखना मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होता है। और क्या क्या बात है इसके संदर्भ में, और प्रमुख जो प्रावधान कर रखे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने बता दिया, एक तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। परंतु याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यह भी हमें याद रखना है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो उस दौरान इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये भी हमें क्या रखना है? याद रखना है। अब हम देखेंगे, जब अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए। ये भी हमें क्या रखना है? याद रखना है। यानी अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए, यानी पहली बार लोकसभा के क्या हुए? चुनाव हुए। हमें याद रखना है। जिसमें कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई, लगभग 384, यानी लगभग 384 के लगभग कांग्रेस को प्राप्त हुई।
यानी जो बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस को हुआ, और उसके बाद में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको 16 सीटें मिली। यानी सत्ता पक्ष के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा दल था वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसको 16 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी सीटें? 16 सीटें प्राप्त हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसको 16 सीटें, उससे ज्यादा जो सर्वाधिक यानी बहुमत प्राप्त करने वाली, सत्ता प्राप्त करने वाली कांग्रेस थी, लगभग 384 सीटें। या कह सकते हैं बहुमत दल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा दल उभर कर आया वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उभर कर आई थी। अब जो लोकसभा अस्तित्व में आई, हमारी लोकसभा 1952 में यानी अप्रैल 1952 में लोकसभा का क्या किया गया? गठन किया गया, और 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। क्या हुई? प्रथम बैठक हुई। ये भी हमें क्या रखना है? याद रखना है। परंतु जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। तो इतने दिन तक या उससे पहले ये जो लोकसभा के रूप में कौन सी संस्था कार्य कर रही थी? आपको याद हो भाई, लोकसभा तो अप्रैल 1952 में गठित की गई, परंतु आपने देखा होगा 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, तो वो बिना लोकसभा या बिना संसद के कैसे हो गया? तो वो हम देखेंगे। यानी 17 नवंबर 1947 से लेकर 13 मई, हम कह सकते हैं 13 मई 1952 तक जो लोकसभा के रूप में कार्य कर रही थी वो संस्था थी संविधान सभा। कौन थी? संविधान सभा। ये भी हमें क्या रखना है? याद रखना है। यानी जो संविधान सभा थी वो संसद के रूप में कार्य कर रही थी। कब से? जो संविधान निर्मात्री सभा थी ना, संविधान बनाने वाली, वो संविधान सभा यानी संसद के रूप में भी क्या कर रही थी? कार्य कर रही थी। 17 नवंबर 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक यानी लोकसभा के रूप में भी कार्य कर रही थी। और इसके जो उस समय इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, वो इसका क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। ये भी हमें क्या रखना है? याद रखना है। अब हम देखेंगे जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार होता है और उनकी क्या योग्यता होती है। योग्यता तो ज्यादा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में केवल उम्र का मैंने बताया, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभकारी पदप्रासी नहीं होना चाहिए। ये तमाम ये योग्यता है। बाकी जो योग्यता मैंने बताया वो संसद पर छोड़ी गई है, संसद तय करती है। न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। अब जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली द्वारा होता है। यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली द्वारा होता है, जिसका अर्थ होता है अगरता ही विजेता। हमने देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव प्रणाली देखी, वहां पर देखा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, और वहां पर कई जगह गुप्त और खुला, राज्यसभा में खुला और वहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर गुप्त मत प्रणाली। परंतु हमने जो लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी अगरता ही विजेता। आप चाहे आप सरपंच, वार्ड पंच, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव सभी का फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली द्वारा ही होता है। यानी इसमें जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वही विजेता घोषित होता है। जबकि वहां पर आपने देखा था कि जो निश्चित कोटा प्राप्त करता है, यानी सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला नहीं जीतता है, जो निश्चित कोटा प्राप्त करता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। परंतु यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली द्वारा होता है, जिसका हिंदी अर्थ निकाला यानी अगरता ही विजेता। जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं वो उम्मीदवार विजेता घोषित होता है इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में।
यानी वहां पर मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्य उनके लिए वो, और बाकी सबके लिए यही प्रणाली अपनाई जाती है। अब लोकसभा में जो अधिकतम सीटें होती है, लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 होती है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 अधिकतम, ठीक है। परंतु वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 545 सीट है। कितनी है? 545। जिसमें से देखो, जिसमें से मैं आपको बता दूं, यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552, परंतु वर्तमान में कितनी है? 545। अब इनका हम डिवाइडेशन देखेंगे किस किस प्रकार होता है 545 में से। 545 में से 500 टोटल, अब वर्तमान में 545 सीट, जिनमें से देखो क्या होता था, दो तो पहले एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत करता था। और अब 545 में से दो गए तो कितने बच गए? 543। 543 में से 7 तो कहां से? दिल्ली से, केंद्र शासित प्रदेशों में बता रहा हूं, 7 तो दिल्ली से, और 6 अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश बचे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर, कितने हो गए? 13। तो यहां से 13 माइनस किया यहां से, तो अब कितने बचेंगे? 13 माइनस किया 0, यहाँ पर 3 और 5, यानी 530 सदस्य। परंतु याद रखना, ये जो 2 एंग्लो इंडियन यानी 13 सदस्य तो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 530 सदस्य कहां से? राज्यों से चुने जाते हैं। अब जो ये 2 एंग्लो इंडियन होते थे, अब वर्तमान में इन 2 एंग्लो इंडियनों का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, इस आरक्षण के प्रावधान को, अब ये जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे, इन 2 एंग्लो इंडियनों को अब इनका जो आरक्षण दिया जाता था वो समाप्त कर दिया गया। यानी जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था 2 एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय, याद रखना। अब जो 126वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2020 में लागू हुआ था, ठीक है, याद रखना इसको, 2020 में, हालांकि दिसंबर 2019 में लाया गया था 126वां संविधान संशोधन, जिसके तहत यानी संसद में लोकसभा में, हम कह सकते हैं लोकसभा में SC तथा ST का जो आरक्षण था, राजनीतिक आरक्षण, उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे उनके लिए आरक्षण क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। बस हमें ये याद रखना, अब वर्तमान में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों का मनोनयन नहीं करेगा राष्ट्रपति। टोटल जितनी 545 सीट है, उन 545 की पूरी पर क्या होंगे? अब चुनाव होंगे। ये हमें क्या रखना है? याद रखना है। तो यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। 126वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया है। जो आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण दिया जाता था, और जो आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दिया जाता था उसको यानी 126वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं होंगे। और वर्तमान में बता दूं, लोकसभा में एक भी आंग्ल भारतीय नहीं है मनोनीत किया हुआ, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता था। अब लोकसभा के बारे में जो फैक्ट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, लोकसभा का जो पहला प्रोटेम स्पीकर बना था, प्रोटेम स्पीकर यानी होता है अस्थायी अध्यक्ष, वो कौन बना था? जीवी मावलंकर ही बना था। जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर ही बना था। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? जीवी मावलंकर। ये दोनों बात याद रखनी है। लोकसभा में पहला प्रोटेम स्पीकर कौन बना? जीवी मावलंकर। और लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन बना, यानी लोकसभा स्पीकर कौन बना था? गणेश वासुदेव मावलंकर ही बना था। ये भी हमें क्या रखना है? याद रखना है। अब वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे राजस्थान से हैं। कौन है? ओम बिरला। ये भी हमें क्या रखना है?
याद रखना है। ये वर्तमान में राजस्थान से केवल 2 लोग लोकसभा में स्पीकर बने हैं, ठीक है। एक जो दूसरा बना है ओम बिरला, और एक बना था जो बलराम जाखड़ था, बलराम जाखड़। और ये बलराम जाखड़ सर्वाधिक समय तक लोकसभा के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। कितने, लगभग 10 वर्षों तक ये लोकसभा के क्या रहे, अध्यक्ष। तो राजस्थान में कितने लोग, राजस्थान के कितने लोग, 2, बलराम जाखड़ और ओम बिरला। वर्तमान में ओम बिरला है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब इसमें जो अध्यक्ष बने, प्रोटेम स्पीकर बने, उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा। अब हम देखेंगे जो के.एस. हेगड़े हैं, के.एस. हेगड़े, ये के.एस. हेगड़े सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश थे, यानी न्यायाधीश थे जो लोकसभा के क्या बने, स्पीकर बने, लोकसभा के क्या बने, अध्यक्ष बने। यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके के.एस. हेगड़े लोकसभा के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और ये अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में क्या बन गए थे, अध्यक्ष। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और उनको क्या बना दिया, के.एस. हेगड़े साहब को क्या बना दिया था, लोकसभा का स्पीकर बना दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में क्या थे, न्यायाधीश थे। एक है नीलम संजीव रेड्डी, नाम सुना होगा आपने, राष्ट्रपति में भी जो निर्विरोध राष्ट्रपति। ये नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं जिन्होंने 2 बार इस लोकसभा पद से क्या दिया, त्याग पत्र दिया। ये भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। इसने कितनी बार त्याग पत्र दिया, 2 बार। नीलम संजीव रेड्डी ने, जो बाद में राष्ट्रपति भी बना था। एक बलीराम भगत और एक हुकम सिंह, ये दोनों ही नाम आपने सुने। बलीराम भगत और हुकम सिंह, ये दोनों राजस्थान के क्या रह चुके थे, ये राज्यपाल रह चुके थे। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। बलीराम भगत और हुकम सिंह ये राजस्थान के राज्यपाल रह चुके थे। तो राजस्थान के 2 राज्यपाल भी, बलीराम भगत और हुकम सिंह भी क्या रहे, लोकसभा स्पीकर बने थे, यानी लोकसभा अध्यक्ष बने थे। ये भी हमें याद रखना। राजस्थान से लोकसभा में चुनाव लड़कर पर्टिकुलर 2, एक तो ओम बिरला और एक बलराम जाखड़। परंतु राजस्थान के ऐसे 2 राज्यपाल, यानी पूर्व में राजस्थान के राज्यपाल रह चुके थे, बलीराम भगत और हुकम सिंह, ये दोनों ही क्या रहे, लोकसभा में स्पीकर रहे। तो ये तमाम बिंदु भी हमें फैक्ट हैं, सारे के सारे तथ्य हैं, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें केवल याद ही रखना है। प्रश्न आएगा, सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र ऐसा न्यायाधीश जो लोकसभा का स्पीकर बना, अध्यक्ष बना, कौन, के.एस. हेगड़े। ऐसा कौन सा लोकसभा अध्यक्ष था जिसने 2 बार त्यागपत्र दिया, नीलम संजीव रेड्डी। राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो बाद में जाकर लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, तो बलीराम भगत और हुकम सिंह। ये भी हमें याद रखना। और एक चीज और याद रखनी है हमें, आपने जो जीवी मावलंकर देखा था, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, वो एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, परंतु वो प्रस्ताव सफल नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। ये भी हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब लोकसभा के बारे में जो फैक्ट है उनके बारे में हम जो विशेष प्रावधान है लोकसभा के बारे में, उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या क्या ऐसे विशेष प्रावधान है जो राज्यसभा के पास नहीं है, यानी ऐसी कौन सी शक्ति है जो राज्यसभा के पास नहीं, केवल लोकसभा के पास है, उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, आपने जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का लोकसभा में, यानी जिस सत्ता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है, उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये भी हमें क्या रखना है, याद। यानी हमें बहुमत कहाँ पर होना चाहिए, लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस कारण याद रखना, यानी विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाए जाते हैं।
लोकसभा में ही लाए जाते हैं। ये भी हमें क्या रखना है याद, यानी विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव इस कारण लोकसभा में लाए जाते हैं। ये भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। और एक चीज और याद रखनी है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम लोकसभा में 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। ये भी हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ये ऐसी शक्ति केवल किसके पास है, लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। ये हमें याद रखनी चाहिए। और क्या, आपने एक अनुच्छेद 352 देखा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और राष्ट्रीय आपातकाल में आपने देखा था राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर यानी एक तो राष्ट्रपति खुद कहते यह समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल, या संसद द्वारा स्वीकृति नहीं मिले तो भी समाप्त हो जाता है। परंतु आपने वहां पर पीछे देखा था कि लोकसभा अपने कुल 1/10 सदस्यों के द्वारा अगर प्रस्ताव पारित कर देती है, अगर सदन चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखेगी प्रस्ताव को, सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के समक्ष रखेगी। अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा के द्वारा भी इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करवाया जा सकता है। ये भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। और क्या क्या विशेष प्रावधान है उनके बारे में भी हम देखेंगे। अब आपने एक अनुच्छेद देखा होगा, अनुच्छेद 109। इस अनुच्छेद 109 में किस आपने देखा होगा कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में ही रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं रखा जाता। तो लोकसभा को ये एक राज्यसभा से अतिरिक्त विशेष अधिकार है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में ही रखा जाता है। और अनुच्छेद 109 में लिख रखा है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों की देरी कर सकती है, धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में केवल सलाह दे सकती है। अब सलाह माने न माने ये लोकसभा पर निर्भर करता है। और अनुच्छेद 110 में आपने देखा होगा, जो अनुच्छेद 110 था, इस अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित कर रखा था। और आगे इसी अनुच्छेद 110 में लिख रखा था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी अंतिम जांच कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यह भी हमें याद रखना है। कोई धन विधेयक है या नहीं, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी अंतिम जांच कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसकी अंतिम जांच लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक अनुच्छेद आपने और देखा होगा, एक अनुच्छेद था अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 पिछले वाले वीडियो में मैंने चर्चा करी थी जब संसदीय प्रक्रिया पढ़ाई थी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इस अनुच्छेद 118 के तहत जो जॉइंट सेशन होता है, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये भी तुम्हें याद रखना है, अनुच्छेद 118 में क्या उल्लेखित है, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये भी लोकसभा के पास एक विशेष प्रावधान या विशेष अधिकार प्राप्त है लोकसभा को, जो राज्यसभा के पास नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने लोकसभा के संदर्भ में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है। अब मैं लास्ट में एक बात और बता दूं, जो लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें होती है वो यूपी से है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ से, यूपी से। 80 सीटें होती है यूपी में, वो याद रखना ना। सर्वाधिक राज्यसभा सीट भी यूपी से, उत्तर प्रदेश से, और सर्वाधिक लोकसभा सीट भी कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। राजस्थान से कितनी 25। राजस्थान से कितनी सीटें हैं लोकसभा में, 25 सीटें होती है। और उसके बाद में जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली से 7, और बाकी जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बचे
लद्दाख और जम्मू कश्मीर को छोड़कर, उसमें कितनी थी, एक, तो टोटल कितने, 6। ठीक है, तो दिल्ली से 7 और अन्य जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं जिनमें चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार है, तो उनमें जो एक सदस्य चुना जाता है, तो टोटल कितने, 13 सदस्य हो गए। कितने हो गए, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। और उसके बाद में जो आपका सिक्किम है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड इन राज्यों से भी एक सीट ही चुनी जाती है, एक सीट ही चुनी जाती है। ये भी तुम्हें क्या रखना है, याद रखना। तो लोकसभा के संदर्भ में तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की और आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। लोकसभा के बारे में हमने सारी तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर ली। अगले वीडियो में हम एक नया आयाम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।